चलिए, पीछे वाले बच्चों को कोई दिक्कत? सब सही है? क्या हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा था? कंजंक्शन समाप्त हो गया था, मतलब बेसिक समझ लिया था हम लोग ने, एडवांस में एंट्री आज कर जाएंगे। चलिए, और देखो कंजंक्शन टॉपिक ऐसा है कि आप लोगों को मैं स्पेशली, आपने देखा होगा कि मैं किसी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा उसमें नोट करने का ज्यादा मौका नहीं दिया, लेकिन इस टॉपिक में मैंने बार बार आपको नोट करवाया है। उसका रीजन ये है कि आप पढ़ने के बाद 2, 3, 4, 5, 6 दिन बाद आप भूलना शुरू कर दोगे। तो इसका तरीका क्या है कि आप 2 बार 3 बार इस चीज को रिवाइज करो, और उसके बाद अगर होता है तो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो, उसके बाद भूलने की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए, हम बोलो है क्या? बुक कौन है? खड़ा हो जाए, खड़ा होकर सवाल पूछा करो। किस चीज की तैयारी करते हो आप? एसएससी में क्या? सीजीएल, मतलब सभी सारे एग्जाम की प्रीवियस ईयर निकाल के लगाओ, कोई बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में। और ध्यान देना, जितने बच्चे हैं, आज क्लास चलेगा, कल मैं आप लोगों का क्लास लगभग 2-3 घंटे लूंगा, 4 बजे से, और 4 बजे से ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन करा दूंगा यहीं बिठा के। अब यहां पता करना पड़ेगा ना कि सर का क्लास है कि नहीं। नहीं है तो कल 4 बजे चाप देते हैं, तो 4 बजे से कल देखते हैं, तो बात करके, और 4 बजे से क्लास ले लेंगे 6, 7, 8 बजे तक, और इसमें प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर जितना है वो, चाहे प्रोनाउन का प्रैक्टिस हो गया, एडजेक्टिव, आर्टिकल, 3 टॉपिक है जिसका मैं बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं कराया हूं, तो इसको मैं कराऊंगा। चलो, अगर मान के चलो कल हो जाए तो परसों भी क्लास रहेगा, लेकिन परसों ऑनलाइन लूंगा। 4 बजे से 2-3 घंटे क्लास अब चलना शुरू हो जाएगा। देखो, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि अभी कुछ दिन आपको मैं क्लास जम के लूंगा, बढ़िया से आप करो। और जो बोल रहे हो ना कि ये बुक वो बुक, किसी बुक की जरूरत नहीं पढ़ने दूंगा, किसी भी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से जितना क्वेश्चन है और डिट्टो एग्जाम में छापेगा, यहीं से। बस ईमानदारी से पढ़ना शुरू करो। चलिए, स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन को। ध्यान देना, कंजंक्शन में मैंने आपको जितना रूल लिखवाया है उस रूल को ध्यान से समझना। और एक चीज का और ध्यान रखो, कंजंक्शन का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके टेंस, टाइम एंड टेंस पर है। जैसे कि कल आपने क्वेश्चन पूछा था हार्डली वाला, हार्डली वाला। देखो, हार्डली का यूज जो होता है उसके साथ डू, डज भी लगा दूंगा, डिड भी लगा दूंगा, लेकिन अभी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हार्डली अपने आप में एक कंजंक्शन है और हार्डली अपने आप में एक एडवर्ब है। तो हार्डली के बाद मैं डज भी लगा दूंगा, डू भी लगा दूंगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए कंजंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो इस बात का मैं ध्यान रख के चलता हूं कि आपका लेवल एकदम 0 है, तो ज्यादा एडवांस में पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ दिन निकलने के बाद, जैसे आज आपको रियलाइज होगा कुछ चीजों के बारे में। ध्यान देना, और जितने बच्चे हैं ध्यान से समझो। मैंने आपको कल बताया था जो भी चीज, कि कंजंक्शन का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। हार्डली, स्कार्सली, आइदर के बाद और, नाइदर के बाद नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज बताया था कि नॉट ओनली के बाद नाउन तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन, नॉट ओनली के बाद प्रोनाउन बट ऑल्सो के बाद प्रोनाउन बताया था। यानी कि सीधा सा ये मतलब है कि जैसा रहेगा उसके बाद वैसा, बट ऑल्सो के बाद भी वही आएगा। क्लियर है? अब एडवांस में हम घुसते हैं। एडवांस में ध्यान से देखो, 4 सेंटेंस आपके सामने है। पहला है कि ही इज लुकिंग एज मी, और ही इज लुकिंग एज आई, ही इज लुकिंग लाइक मी, और ही इज लुकिंग लाइक आई। 4 सेंटेंस आपके सामने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक होता है जिसे कहते हैं एज, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं लाइक। तो एज में और लाइक में फर्क क्या है, और इसी में सच एज और सच डेट का भी यूज था। कल मैं इसके बारे में डिटेल से नहीं बताया, मैं आपको ये इशारा कर दिया कि मैं अब धीरे धीरे उसके आगे लेवल को बताऊंगा कि सच एज का यूज क्या होता है, सच डेट का यूज क्या होता है।
वैसे पहले समझ लो एज और लाइक का यूज। ध्यान देना, दो चीज को याद रखो, एज है और लाइक है। एज के बाद हमेशा याद रखना सब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्टिव केस बोला तो किसी को दिक्कत? सब्जेक्टिव केस का मतलब कि मी नहीं आई, सब्जेक्टिव केस का मतलब अस नहीं वी, सब्जेक्टिव केस का मतलब हिम नहीं ही। ये चीज मत, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव, पजेसिव केस सब बताया हूं। तो मेरा ये कहना है कि एज के बाद सब्जेक्टिव केस और लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस, यानी एज के बाद सब्जेक्ट और लाइक के बाद ऑब्जेक्ट। लड़का कंफ्यूज हो जाएगा कि सर आज तो बता दिए लेकिन 2 दिन बाद याद कैसे रहेगा। देखो याद कराता हूं, यहां पर ध्यान दो, यहां पर एज लगा है, लास्ट में एस है तो एस फॉर सब्जेक्ट, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। तो एज के बाद सब्जेक्टिव केस और लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस। आ जाओ, क्वेश्चन क्या पूछा था? ही इज लुकिंग। अब यहां एज लगा है तो मी होगा कि आई? बहुत बढ़िया तैयारी। ही इज लुकिंग लाइक मी होगा कि आई? समझ में आया? यानी सीधा सा ये कहना है कि एज के बाद सब्जेक्ट और लाइक के बाद ऑब्जेक्ट। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अब वैसे ही सच एज और सच डेट का जो कॉन्सेप्ट यही से निकल के आता है कि एज अगर आ गया, यानी सच के साथ एज आ गया, तो किसी ना किसी एग्जाम्पल को आइडेंटिफाई करता है। जैसे अगर मैं बोल दिया कि भारत में चावल की खेती होती है, जैसे पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, तो ये मैंने क्या किया कि एग्जाम्पल दिया। और एग्जाम्पल देने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सच के साथ एज। एज का मतलब जैसा। क्लियर है? आगे बढ़े, बताओ एज और लाइक क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाओ फिर। नेक्स्ट देखो, यहां पर लगा है कि ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही वुड फायर। ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फायर। ही वर्क्स हार्ड और एल्स ही वुड फायर, और ही वर्क्स हार्ड और एल्स ही शुड फायर। ध्यान देना। और मैं आपको कल एक चीज बताया था कि लेस्ट के बाद किसका इस्तेमाल करते हैं? शुड का। ध्यान देना कि अगर लेस्ट अपनी आंखों से दिखा तो लेस्ट के बाद वुड का इस्तेमाल नहीं, किसका होगा? शुड का इस्तेमाल होगा। ही वर्क्स हार्ड, अगर और एल्स दिख गया तो अब एक बात बताओ कि मैंने लिखा यहां लेस्ट, लेस्ट के बाद लगा दिया शुड। क्लियर है? तो यहां पर लेस्ट के साथ पेयर बन गया शुड का, तो और एल्स के साथ बताओ शुड फिर से आएगा? अगर आता तो मैं ऐसे बोल देता कि लेस्ट हो या और एल्स हो, दोनों के बाद शुड आता है। जैसे हार्डली और स्कार्सली को एक साथ करवा दिया कि हार्डली हो स्कार्सली हो वेन या बिफोर आता है, तो वैसे ही बोल देता कि लेस्ट हो और एल्स हो उसके साथ शुड आता है। इसीलिए और एल्स के बाद शुड नहीं आएगा। ध्यान देना, वुड का इस्तेमाल करते हैं या फिर विल का इस्तेमाल करते हैं। विल आएगा या वुड आएगा। अब इसी का पेयर समझना, यानी लेस्ट दिखे शुड दिखना चाहिए, और एल्स दिखे विल या वुड दिखना चाहिए। देखो सेंटेंस के अंदर लेस्ट है तो बताओ वुड आएगा, और अगर और एल्स है तो शुड आएगा। इसीलिए इसको उड़ा देंगे। समझ में आया? एक बार फ्रेश से समझाता हूं। दोनों चीज नोट कर लिए, लेस्ट के बाद शुड और एल्स के बाद वुड। लिख लो क्या चीज? लेस्ट। देखो कहीं ऐसा ना हो, नेगेटिव वर्ड है, अभी बताऊंगा मैं कि जैसे नहीं करते कि जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, यानी कि जल्दी जल्दी काम करो, कहीं ऐसा ना हो कि बस छूट जाए। हरी अप, यानी कोई काम जल्दी करो, लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। समझ में आया? तो लेस्ट का इस्तेमाल नेगेटिव में होता है, कहीं ऐसा ना हो। तो मैंने आपको क्या बताया कि लेस्ट अगर दिखे तो उसके बाद क्या आएगा? और एल्स दिखे तो क्या आएगा? वुड। समझ में आया? विल और वुड। ये देखो, ये कुछ ऐसे कंजंक्शन है कि जिसमें कोई तरीका ही काम नहीं करता है, इसलिए फैक्चुअल कंजंक्शन कहा जाता है। फैक्ट है, याद करना पड़ेगा। अब इसमें क्या समझाएं? लेस्ट के बाद फिक्स है कि शुड ही आएगा, और एल्स के बाद फिक्स है कि वुड ही आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखो, अब देखो धीरे धीरे आपका लेवल में बढ़ाता हूं कैसे। एक जरा बात बताओ, नथिंग के बाद क्या आता है? नथिंग के बाद, तो नथिंग के बाद अगर बट आ गया तो वैसे ही याद रखना, याद करो वो दिन
जब मैं आपको प्रोनाउन में बताया था और मैंने आपको सिखाया था कि देखो एक होता है वन और एक होता है बॉडी, नहीं बताया था? समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, नहीं बताया था? एवरीवन एवरीबडी। तो ऐसे ही यहां पर क्या है कि वन हो गया, बॉडी हो गया लिविंग के लिए, और उसी के साथ एक और वर्ड जोड़ दिया था थिंग, यानी समवन समबडी समथिंग, नो वन नोबडी नथिंग, एनीवन एनीबडी एनीथिंग, एवरीवन एवरीबडी एवरीथिंग। इन तीनों के साथ अगर नो शब्द जुड़ गया तो उसके साथ क्या आएगा? बट। एक याद करवाया और लगे हाथ चार को निपटा दिए। यानी कि नथिंग हो, नोबडी हो, नो वन हो और नन हो, इनके बाद किसका इस्तेमाल करते हैं? बट का, ना कि येट आता है। एग्जाम में लिख देगा येट, क्लियर? देयर इज नथिंग तो आएगा बट, येट नहीं। यानी कि देयर वॉज नोबडी बट, नो वन बट, नन बट। क्लियर है? आगे बढ़ दिया जाए, आगे बढ़ो। देखो थोड़ा सा फैक्चुअल है ये। अब देखो लगे हाथ एक साथ दिखा देता हूं, जरा एक बात बताना, आइदर के बाद क्या सिखाया था? आइदर का पेयर बनता है और के साथ, बताया था। और नॉट आइदर का पेयर, नॉट आइदर का पेयर नॉर के साथ, और के साथ। नेवर का पेयर नहीं बताया था। अब देखो एक साथ अपने सीक्वेंस में आ रहा है कि नहीं है? यानी अपने सीक्वेंस में आता चला जा रहा है। ईदर को अलग से पढ़ाया, नेवर को अलग से पढ़ाया, और ऐसे ही जितने शब्द थे मैंने बताया था कि नेवर जिस फैमिली का, उसी फैमिली का नॉट, उसी फैमिली का नो। यानी कि अगर मैं एक शब्द में लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि इसके बाद क्या आता है? और आता है, नॉर नहीं। अब बताओ कि दिमाग में आराम से चला गया। और पहले दिन ही नॉट आइदर, आइदर, नो, नॉट, नेवर पढ़ाता, दिमाग खराब हो जाता आपका। लेकिन अब है कि आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि पता चल गया कि इधर के बाद नॉट, इधर के बाद नेवर के साथ, नो के बाद नॉट के साथ और आता है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि नॉट के साथ और भी आता है और बट भी। यह बात बताया था, कोई नई बात तो है नहीं। इसी में मैंने लिखवाया था नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी कि नॉट आ गया बट और ओनली का पेयर ऑल्सो। ये चीज, सारी चीजें, ये बात हो चुकी हैं। आगे बढ़ लिया जाए, एक एक को मैं क्विक रिवाइज कराते हुए चल रहा हूं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट समझो। कोई सवाल है किसी का? क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या है? यहां पर लगा है कि सी हैज प्रॉमिस्ड, यानी कि उसने मुझे वादा किया। सो सी विल लव मी मोर देन हर लाइफ, कि वह अपने जिंदगी से बढ़ के मुझे प्यार करेगी, उसने वादा किया है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं नलायको। सी हैज प्रॉमिस्ड सो सी विल लव मी मोर देन हर लाइफ। अब यहां पर देखो, अब यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे प्रॉमिस, जो इनर फीलिंग होता है। इनर फीलिंग का मतलब क्या है? किसी की बातों से एग्री हो जाना, किसी को वादा कर देना, किसी को रिप्लाई कर देना, ये सारी चीजें इनर फीलिंग होती हैं। और इन सारे इनर फीलिंग के बाद डैट का इस्तेमाल होता है। जैसे टोल्ड, कहा, डोल्ड, रिप्लाइड, डैट। ध्यान दो, शब्द सारे नोट करो। आंसर हो गया, अश्योर हो गया, क्लेम हो गया, कंप्लेन हो गया, कंफर्म हो गया, डिस्कवर हो गया, फाइंड हो गया। इन सब के बाद डैट का इस्तेमाल होगा। अब लड़का देखेगा कॉमन एरर छोड़ेगा, आंसर दिखा डैट, यानी आंसर, अश्योर, क्लेम, कंप्लेन, कंफर्म, डिस्कवर, फाइंड। शी आंसर्ड मी डैट, शी अश्योर्ड मी डैट, शी क्लेम डैट। यानी सबके बाद डैट लगेगा ही लगेगा। अगर डैट अगर नहीं लगा है, समझ लेना सेंटेंस गलत है। इसी से तो पूछता है कॉमन एरर, भरा रहता है इससे। है नहीं, जरूरी नहीं है, सेंटेंस में लगा रहेगा। जैसे हो सकता है इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे टोल्ड मी, डैट नहीं लगाते हो तो वही, तो उसके बाद जरूरी नहीं है। लेकिन हां, थोड़े से ही आसपास में डैट का इस्तेमाल किया जाएगा। मान के चलो बीच में कोई फ्रेज आ गया, यानी बीच में फ्रेज आ गया कि 12 बजे रात को, एट द 11th o'clock, तो वहां पर फिर क्या करना पड़ेगा? उसके बाद लगेगा।
जरूरी नहीं है, लेकिन यह है कि इसके बाद डैट चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है जैसे टोल्ड हो गया, रिप्लाइड हो गया, इन्फॉर्म्ड हो गया, प्रॉमिस्ड हो गया। देखो प्रॉमिस्ड आ गया, तो प्रॉमिस्ड मी या फिर प्रॉमिस्ड डैट। चलिए पीडीएफ अपलोड है, कंजंक्शन का पीडीएफ तो अपलोड है। अब कल इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा जम के, एक एक कॉन्सेप्ट से 10-10, 20-20 क्वेश्चन। यानी एडमिट हो जाए, अग्री हो जाए, अनाउंस हो जाए, इन सब के बाद क्या लगेगा? डैट लगेगा। नेक्स्ट देखो, फॉरगेट हो गया, नहीं हुआ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। हो गया। नेक्स्ट देखो, फॉरगेट यही है, फॉरगेट है, लर्न है, नोटिस है, सजेस्टेड है, रिपोर्ट है। जैसे ही सजेस्टेड डैट, ही रिपोर्टेड डैट, हमेशा डैट लगेगा, नोटिस डैट। इन सब के बाद ऑनलाइन वालों का डाउट पूछने का उपाय बताइए। एसडीएम साहब पूछ लो जो कमेंट में लिखना है। और देखो मैं एक सोच रहा हूं ना कि किसी दिन सैटरडे या फिर संडे को बच्चों के डाउट लिया जाए, थोड़ा सा इंटरेक्शन जरूरी है, ऑनलाइन ऑफलाइन। देखो आप लोग क्या करना है, जितने बच्चे हैं आप लोग क्या करना है कि एक पेपर उठाओ, एक पेपर पर जितना डाउट हो, दुनिया का कोई डाउट हो लेके चले आओ यहां पे, और ला के यहां पर डाउट लिख दो। सैटरडे संडे को उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? अब ये ना कि चल रहा है कुछ और लेके आ गए कुछ और, जीवन की तकलीफों का उपाय निकालने हमारे पास चले आए। चलो यहां तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ लिया जाए। यानी देखो इन सारे शब्दों को, ये मैं आपको स्पेशली समझ लो ना कि एक तरीके से अमृत दे रहा हूं। ये सारे शब्द एक जगह किसी किताब में नहीं मिले। लड़का पूछता सर किताब बताइए, कहां किताब है? सब किताब में मिलेगा, ढूंढ के देख लेना, नहीं मिलता है। इनके बाद स्पेशली ये क्वेश्चन निकाले गए हैं, यहां से आता है, यहां से आता है, तो इन सब से मिला है ये। तो इनके बाद डैट का इस्तेमाल होगा। और वही क्वेश्चन क्या पूछा था, यहां क्वेश्चन पूछा है कि ही हैज प्रॉमिस्ड, अब प्रॉमिस के बाद सो आएगा, यानी कि ही हैज प्रॉमिस्ड डैट, यानी उसने मुझसे वादा किया कि वह करेगी, जिंदगी से बढ़ के मुझे प्यार करेगी। नेक्स्ट देखो, कहां से कहां जोड़ लेते हो तुम लोग। क्वेश्चन देखो यहां पर है, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुल इज सो एज अ स्मॉल एलिफेंट। यहां पर है द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुल इज एज बिग एज अ स्मॉल एलिफेंट। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुल इज एज बिगर एज अ स्मॉल एलिफेंट। 3 सेंटेंस आपके सामने है, जरा बताना कि पहले में कितने लोग हैं, और दूसरे में, और तीसरे में। अब जो तीसरे में हाथ उठा रहे हैं उनका हाथ काट लिया जाए। एक बात बताओ कि मैं आपको नहीं बताया था कि एज और एज दिख जाए तो बीच में कभी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आता है? बताया नहीं था? एज बिग एज कूल एज, बताया नहीं था? एज सून एज वेल एज, ये सारी बातें बताया था। यानी कहने का वेल क्या है, गुड और वेल, इसका कंपैरेटिव होता है बेटर और सुपरलेटिव बेस्ड। ध्यान देना, फर्क ये बताना है कि एज और एज में, और एज और एज, और सो और एज में क्या फर्क है। अब दोनों ये कॉन्सेप्ट है, ये एरर एग्जाम में पूछता है, ध्यान देना। एज और एज का इस्तेमाल करो, लेकिन याद रखना कि बीच में आपको कंपैरेटिव का इस्तेमाल नहीं करना है, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। क्लियर? उसके बाद रूल क्या कहता है कि पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में भी आएगा। यानी पॉजिटिव में आ सकता है एज और एज, नेगेटिव में आ सकता है एज और एज, लेकिन ध्यान देना सो और एज का इस्तेमाल हमेशा होता है नेगेटिव में। यानी नेगेटिव में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपने इसका पॉजिटिव में इस्तेमाल कर दिया तो हो गई गलती।
नोट करो। बिल्कुल, एज हॉट एज कूल एज। लिख दिया करो कमेंट में क्या डाउट है। बिल्कुल, एज ओल्डर एज नहीं, एज ओल्ड एज न्यू एज वेल एज सुन एज, हमेशा पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना। बताओ यहां तक समझ में आया? जैसे मैंने बोला कि प्रिया इज एज ब्यूटीफुल एज नेहा, तो इसका मतलब है कि एज और एज का इस्तेमाल पॉजिटिव में हो जाएगा, नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है एज में। लेकिन यहां पर अगर मैंने बोल दिया कि प्रिया इज सो ब्यूटीफुल एज नेहा, होगा। लेकिन अगर मैंने कर दिया कि प्रिया इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज नेहा, तो सही हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन देख लो, यहां पर है द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुल इज। अब देखो सो अगर लगा है तो सो लगने का मतलब है नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि अगर पॉजिटिव में है तो इसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो बताओ ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो पॉजिटिव में तो सो का इस्तेमाल नहीं होता है, काट दिया। क्लियर? यहां देखो, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुल इज एज बिग एज अ स्मॉल एलिफेंट। एक बात बताओ, एज और एज में कोई कंडीशन है? एज और एज का इस्तेमाल पॉजिटिव में करो, नेगेटिव में करो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। लेकिन तीसरा, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुल इज एज बिगर एज। अब बताओ एज बिगर एज की एज बिग एज? तो एज बिगर एज नहीं होगा, उड़ा दिया। समझ में आया ये? तो एज और सो एज समझ में आया? तो आपने जिस तरीके से लिखा हूं, एज दोनों सही है, लेकिन सो एज में सिर्फ नेगेटिव सही है, पॉजिटिव सही नहीं है। क्लियर है? अब बताओ, ये ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। कभी से क्वेश्चन कमेंट आ रहा है कि सर डाउट नहीं बताते हैं, डाउट नहीं बताते, और डाउट ये है कि शादी हो गई है कि नहीं, यही डाउट है। पर ये डाउट है। आप बोलते हैं कि ऑनलाइन वालों पर ध्यान नहीं देते हैं। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन देखो यहां पे। अरे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एक बात बताओ, एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन पूछेगा कि पीए सर की शादी हुई कि नहीं? चलो यहां ध्यान दो। देखो रेशमा इज, एक बात बताओ कि खुशी देख के अंदाजा नहीं लगता है? यहां देखो, रेशमा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज यू। एक बात बताओ, अभी बताया एज और सो और एज। अगर सो लग गया तो नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव है, यानी रेशमा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज यू, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तब तो राइट होगा। लेकिन रेशमा इज सो ब्यूटीफुल एज यू, पॉजिटिव में आता है। यहां देखो, राहुल इज सो गुड एज दीपक। अब सो अगर लग गया तो नेगेटिव होना ही चाहिए, इसीलिए क्या हो जाएगा? बताओ, कोई तूफान है? तो एज और सो और एज का इस्तेमाल समझ में आया? चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखो, अब देखो स्पेशल कॉन्सेप्ट बताता हूं। अब सेल्डम और एवर हैज इंडिया वॉन अ गोल्ड मेडल इन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। यानी सेल्डम और एवर, ध्यान दो कि सेल्डम और एवर और सेल्डम इफ, सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर, दो क्लॉज होता है। इसका मतलब यह होता है कि शायद नहीं। देखो सेल्डम के दो मीनिंग होते हैं। पहला हो गया सेल्डम, कभी कभार, आई सेल्डम गो देयर, यानी कि मैं कभी कभार। यानी कहने का मतलब यह है कि सेल्डम का मतलब कभी कभार होता है, लेकिन अगर फ्रेज में आ जाए तो फ्रेज कल भी लिखवाया था आपको कि सेल्डम अगर दिख गया तो सेल्डम के बाद और नेवर। दूसरा सेल्डम के बाद इफ और एवर। नोट कल करवाया था, नोट कर लो, जो नोट नहीं किया नोट कर लो। यानी सेल्डम के बाद और लगा है तो नेवर होगा, और सेल्डम के बाद इफ लगा है तो एवर होगा। लेकिन खास करके ध्यान रखना, देखो इफ का मतलब होता है अगर, और अगर का मतलब होता है इंटेरोगेटिव,
यानी जब आप कभी किसी के साथ पूछताछ करते हो कि क्या तुम कभी ताजमहल देखे हो, यानी हैव यू सेल्डम इफ एवर सीन द ताजमहल, यानी क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। लेकिन आपने बोल दिया कि आई हैव सेल्डम और नेवर सीन द ताजमहल, यानी शायद नहीं मैंने ताजमहल देखा है। तो इसका मतलब देखो, खास करके एग्जाम में याद रखना है कि सेल्डम के बाद और लगा नेवर होगा, और सेल्डम के बाद इफ लगा एवर होगा। अब एक बात जरा बताना, ये ऐसा क्यों होता है। अगर कोई पूछे, छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा जो है अगर आपसे ये बोले कि बताओ कि नेवर है, तो नेवर से पहले और क्यों आया है। तो नेवर का पेयर किससे बनता है, और के साथ, तो क्या सो आएगा, इसीलिए नेवर के साथ क्या आता है, और। तो ये तो कराने की कोई जरूरत है नहीं, याद है नेवर का पेयर बनता है और के साथ। मैंने बोला था कुछ ऐसे वर्ड है जिनके लास्ट में ER लगा है, उसको OR में चेंज कर दो। जैसे आइदर हो गया और नेवर हो गया, और नॉट आइदर हो गया, और नाइदर में भी और लगता है लेकिन N लगा होने से यहां N लग जाता है। तो ये आपको याद रहेगा कि सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, दोनों याद हो गया। तो इसका मतलब कि सेल्डम और एवर नहीं, सेल्डम और नेवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेल्डम इफ नेवर होगा, सेल्डम इफ एवर होता है। क्लियर है। बताओ, यहां तक 1% का भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, कोई डाउट है किसी को। नेक्स्ट देखो, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई लिव्ड। ध्यान देना, यानी कि ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई लिव्ड। इसको ध्यान से समझो। मैं अगर ये बात बोलूं कि WH वर्ड समझते हो, कोई है जो नहीं समझता है। WH वर्ड कराया था, यानी WH वर्ड के बारे में बताया था, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, सारी चीजें बताया था। ध्यान देना, अगर WH वर्ड लग गया तो उसके साथ, WH वर्ड के साथ कभी भी इफ का, वेदर का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी इन सारे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ध्यान दो, यानी ही हैज आस्क्ड मी, देखो यहां पर वेयर क्या है, WH वर्ड है कि नहीं, तो WH वर्ड है तो दैट का इस्तेमाल नहीं होगा, इफ का इस्तेमाल नहीं होगा, वेदर का इस्तेमाल नहीं होगा, वेदर का इस्तेमाल नहीं होगा, इफ का इस्तेमाल नहीं होगा, और दैट का इस्तेमाल नहीं होगा। ये 3 कॉन्सेप्ट नोट कर लो। अगर यहां पर WH वर्ड लग गया तो WH वर्ड के साथ इन सब का इस्तेमाल नहीं होता है। मैं बोल ही रहा था, देखो कुछ ऐसे चीज हैं जिनका टाइम एंड टेंस पे प्रभाव है, इसका नरेशन पर प्रभाव है। टाइम एंड टेंस क्या है, नरेशन है, वॉइस है, सबका प्रभाव है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर WH आ गया तो डैट नहीं आएगा, इफ नहीं आएगा, वेदर नहीं आएगा, इन सब का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और बताओ, कोई डाउट है किसी को, यहां तक किसी को डाउट, लिटिल डाउट। चलिए, यहां तक आपका कंजंक्शन समाप्त हुआ। कंजंक्शन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसके बाहर नहीं जाएंगे। अब एक चीज को समझ लो, यहां पर एक बच्चे का कल डाउट था कि सर यहां पर कभी कभी इस्तेमाल होता है, देखो 2 शब्द होता है, एक होता है टू और एक होता है टू, इन दोनों में क्या डाउट है। अगर लड़का होगा तो पता होगा कि पूछा था उसने। ध्यान देना, ये एडवर्ब का टॉपिक है, एडवर्ब में आपको बताऊंगा। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, रिमूवल ऑफ टू का। ध्यान देना, देखो ये तो टू एक प्रीपोजिशन है और ये एक एडवर्ब है। इन दोनों में फर्क मैं आपको बताता हूं। जैसे जीवन में अगर आपने कभी कहीं देखा होगा एक चीज को, तो इसका रिप्लाई क्या देते हो, बहुत बढ़िया तैयारी होता है। ये गलत है, गलत नहीं है। इसका मीनिंग बताता हूं आज आपको। अगर कोई बोला आपसे, अलर्ट हो जाना, इसका मीनिंग जानो पहले। एक बात बताओ, यहां पर लिखा है आई लव यू, यानी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, जो भी है आई लव यू, लेकिन उसने बोला आई लव यू टू,
तो इसका मतलब हुआ कि मैं प्यार करता हूं तुमसे भी। इसका मतलब और भी कोई है? अब समझ में आया? यानी कि आई लव, मैं प्यार करता हूं तुमसे भी, यानी टू अगर किसी के साथ लग गया, ये उसी को एम्फसाइज कर देता है, उसी पर जोर दे देता है कि मैं तुमसे भी। जैसे आपने बोला होगा कि हैप्पी न्यू ईयर, तो सेम टू यू, यानी आपको भी। तो यानी यू को प्रभाव करे, यू के साथ लगता है तो यू को एम्फसाइज करेगा। अगर आपने इसको बोल दिया आई टू लव यू, इसका मतलब यह हुआ कि मैं भी प्यार करता हूं तुमसे। दोनों का फर्क समझ में आया? तो यही है टू और टू का यूज। अब यहां एक तो टू पढ़ लिया, यहां पे एडवर्ब का टॉपिक है ये। दोनों का अंतर समझ में आया? अब बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा कि आज से प्रतिज्ञा लेता हूं ये बोलना है। प्रतिज्ञा ले लिए, यानी टू और टू का इस्तेमाल, यानी टू का इस्तेमाल मैं आपको एडवर्ब जब पढ़ाऊंगा उसमें इसके बारे में डिटेल चर्चा करूंगा, लेकिन जिस बच्चे ने पूछा था उसके सवाल का जवाब है। क्लियर? वो अलग है। चलिए अब एक चीज समझो, अगर मैंने बोला, यहां पर ध्यान दो, अगर मैंने बोला आई नो, मैं जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं, आगे मैंने लिख दिया व्हाट इज योर नेम। अब एक बात बताओ कि मैंने लिखा आई नो व्हाट इज योर नेम, एक बात बताना जरा, व्हाट इज योर नेम का मतलब क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? दिस इज अ क्वेश्चन। ये क्या है? एक क्वेश्चन है, इसीलिए लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क। अगर आपने बोला, मान के चलो कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति से बोले मुझे पता है तुम्हारा नाम क्या है, तो अगर आपने बोला कि मुझे पता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इसको ऐसे नहीं लिख के इसको लिखना पड़ेगा कि आई नो व्हाट योर नेम इज। यानी कि आई नो मैं जानता हूं तुम्हारा नाम क्या है, यानी मुझे पता है कि तुम्हारा नाम क्या है। और यहां जब भी आपको बोलना हो जो चीज के बारे में पता है, तो याद रखना कि जिस चीज के बारे में पता है उसको क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। मान के चलो किसी व्यक्ति का नाम मैंने रखा रोहन, तो रोहन अगर है तो मुझे पता है कि तुम्हारा नाम रोहन है, तो मैं कभी पूछूंगा कि मुझे पता है कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम बोलूंगा। तो इसी को कहते हैं, ये जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन का घुमाव, कि व्हाट के बाद योर नेम इज, लास्ट में किसका इस्तेमाल कर देते हैं? वर्ब का। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत? तो ये जो दो कंडीशन बताया, इस पे कंफ्यूज मत होना कि अगर कोई मान के चलो कोई बोल दिया तो ये मत सोचना कि तो मुझे पता ही नहीं, कंजंक्शन का ही टॉपिक है। यानी कि आई नो व्हाट इज योर नेम नहीं होगा, आई नो व्हाट योर नेम इज होगा। आई नो मैं जानता हूं, वेयर आर यू गोइंग। अगर आपने बोला मैं जानता हूं वेयर आर यू गोइंग, अगर मैं हटा दूं आई नो और बोलूं कि वेयर आर यू गोइंग, इसका मतलब क्या है? तुम कहां जा रहे हो। और मैंने बोल दिया आई नो मैं जानता हूं, तो कहां तुम जा रहे हो, तो इसको बोलूंगा वेयर आर यू गोइंग नहीं, वेयर यू आर, वेयर यू आर गोइंग, यानी तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग नहीं, वेयर यू आर गोइंग। समझ में आया? यानी यहां पर आपको बोलना पड़ेगा जो वर्ब है इसको लास्ट में रखना। अगर आपने तुरंत, ध्यान दो, अगर आपने व्हाट वेन यानी WH के बाद अगर वर्ब लगा दिया तो ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है। इसे कहते हैं इंटेरोगेटिव, लेकिन ये इंटेरोगेशन नहीं होता है, पूछताछ करना नहीं होता है। ये बता रहा है कि मुझे पता है तुम कहां जाते हो, मुझे पता है तुम क्या पढ़ते हो, मुझे पता है कि तुम कहां रहते हो। तो इन सब के बाद लास्ट में वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलिए, कोई डाउट किसी को? कंजंक्शन टॉपिक से डाउट नहीं होगा। ध्यान देना, कंजंक्शन टॉपिक जैसे समाप्त होता है तो एक टॉपिक की एंट्री होती है जिसे कहते हैं सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसे ही एक भाषा में कहा जाता है सिंटैक्स। पढ़ा होगा आपने। यानी कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अब कनेक्शन बनाएंगे, और कनेक्शन जब बनाएंगे तो देखो कनेक्शन कैसे बनता है। जरा एक बात बताना कि मैंने यहां पर लिखा सब्जेक्ट सिंगुलर, तो प्लस वर्ब सिंगुलर, कोई डाउट हुआ? मैंने बोला सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल, कोई डाउट तकलीफ? जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं,
जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट सिंगुलर वाला एग्जांपल लिखता हूं, मैंने लिखा राम, मैंने लिखा ही, मैंने लिखा सी, यानी सब्जेक्ट में मैंने देखो सबके सब सिंगुलर है कि नहीं? तो बताओ कि राम इज की राम आर, ही इज की हीज आर, ही आर, सी इज की सी आर, सी आर, सी इज होगा ना। यानी कहने का मतलब है, यहां कहने का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अब देखो प्लूरल करता हूं मैं, प्लूरल क्या कर दिया कि मैंने लिखा राम एंड श्याम। अब बताओ कि इज की आर, बहुत बढ़िया तैयारी। मैंने लिखा यू, इज की आर, मैंने लिखा दे, तो यही है। तो आपका सब्जेक्ट का सब्जेक्ट जैसा वर्ब वैसा, यहां सब्जेक्ट जैसा प्लूरल तो यहां वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल। क्लियर? यहां तक तकलीफ नहीं होगी, लेकिन तकलीफ कब हो जाएगी कि जब मैं अगर दो चीजों को जोड़ना चाहूं। अब दो चीजों को जोड़ने का मतलब क्या है कि मैंने यहां पर लिखा नाउन या फिर प्रोनाउन, प्लस जोड़ दिया नाउन या फिर प्रोनाउन से, तो बताओ ऐसा करने का रिजल्ट क्या आएगा? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर या फिर प्लूरल? अब दोनों को समझना है। सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। अगर प्लूरल आएगा वो आपको पता है। जैसे मैंने अगर नाउन, देखो नाउन उठा रहा हूं, मैंने लिखा राम और नाम राम लिखा, किसी का नाम लिखा राम, और राम के बाद मैंने प्लस को क्या लिख दिया? एंड, और राम के बाद मैंने लिख दिया रोहन, यानी कि राम एंड रोहन। बताओ कि इज की आर, बहुत बढ़िया तैयारी। तो बताओ प्लूरल है कि नहीं है? लेकिन अगर मैंने बोला कि यहां पर मैंने उठा दिया, देखो प्रोनाउन उठा रहा हूं, मैंने लिखा यू एंड ही, अब बताओ कि इज की आर, इज होगा। अरे यू एक और ही एक, दोनों मिलके दो हो गए, तो इज की आर, यानी यू एंड ही आर। क्लियर? अब दिमाग में आएगा कि सर सिंगुलर कैसे लिख दिया? तो सिंगुलर तब होता है कि जैसे एक शब्द कहा जाता है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अभिन्न अंग। अभिन्न अंग का मतलब होता है, जैसे नहीं कहते हैं कि दो जिस्म और एक जान, यानी जहां पर दो लोग हैं लेकिन लगता एक के जैसा है। जैसे एक मोबाइल दो सिम, ध्यान से समझो। जैसे आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि जैसे कहते हैं, देखो ये यहां पर बड़ा कंट्रोवर्शियल है। जैसे मैंने यहां पर लिखा ब्रेड, ब्रेड एंड बटर। एक बात बताओ, इज की आर, इज में कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। इस क्लास को पढ़ाने की जरूरत है? अगर 10,000 का शर्त लगाऊं, लगा लोगे? कितने लोग हैं जरा हाथ उठाओ, लगा लोगे सर? देखो ब्रेड एंड बटर, आगे आर लिखा हूं, है कोई काटने वाला? यहीं पर काट नहीं दोगे, कट जाओगे। ध्यान से समझ लो, लड़का रट्टा मार लिया है। अभी देखो समझाता हूं, कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जैसे अगर मैंने लिखा सेंटेंस के ऊपर, मैं बार बार क्या समझाता हूं, कभी मैं नहीं बोलता कि रटने वाला कॉन्सेप्ट ये याद कर लो ऐसा होगा, इस पे खेलना सीखो। यहां पर ब्रेड है और बटर है, मैं सेंटेंस लिखा कि ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट से ब्रेड खरीद के लेके आया, उसको गर्म किया, उसके ऊपर बटर लगाया, फिर ब्रेड लगाया और खा लिया। यानी कि था दो चीज, लेकिन मैंने बनाया कितना? एक। तो जब एक बनाया इसलिए यहां पर इज हो जाएगा। क्लियर? अब मान के चलो कि कोई व्यक्ति है, वो सामान बेच रहा है, ब्रेड और बटर को बेच रहा है, तो बोलेगा जैसे मैंने लिखा कि ब्रेड एंड बटर इज नॉट अवेलेबल कि आर नॉट अवेलेबल। अब वहां जब ब्रेड और बटर खरीदने जाते हो तो क्या ब्रेड निकाल के बटर लगा के देता है? तो यहां पर आर हो जाएगा। यानी कि सेंटेंस के सेंस के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल लगाओगे। ये नहीं है कि अंधाधुन बैल की तरह चल दिए और लगाए जा रहे हो कि ब्रेड एंड बटर इज, ब्रेड एंड बटर, कोई आर बोल दिए तो काटने को चले गए। अब जितने 10,000 के जो शर्त लगाने वाले हैं कहां है? जरा चेहरा दिखाओ। अब बताओ समझ में आया? ये कभी भी आपके सेंटेंस का सेंस डिसाइड करेगा कि सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा। यानी कि अगर आपने ब्रेड और बटर को एक के जैसा इस्तेमाल किया है
तो एक हुआ तो सिंगुलर, लेकिन ब्रेड और बटर को आपने दो की जगह इस्तेमाल किया है, जैसे बेचने के टर्म में आपने इस्तेमाल किया है, तो वो है अलग अलग और आपने दिखाया है अलग अलग, इसलिए आर होगा। यानी ब्रेड एंड बटर आर नॉट अवेलेबल इन दिस शॉप। इस दुकान में ब्रेड और बटर अवेलेबल नहीं है। क्लियर। और यहां पर ईज का मतलब हो गया नाश्ता, यानी खाने के टर्म में हो जाए। जब दोनों को जब एक बनाएंगे तब तो एक होगा। अब ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे जैसे राइस एंड करी, या फिर बोलो दाल भात एक जैसा। दाल भात एक जैसा हो गया, किसी जैसे नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का नाम है तो नाम एक जैसा बोल दिया, रमेश महेश, सुरेश दिनेश, बिट्टू सिट्टू, कर नहीं दिया न, ऐसे बहुत सारे आते हैं। यानी कहने का मतलब सीधा सा ये है कि एक के जैसा हो तब तो एक के जैसा बना देंगे। अब इसमें ध्यान देना, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो एग्जाम में आते हैं। अब सारे वर्ड्स को दिखाता हूं। जैसे ब्रेड एंड बटर, नोट करो, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरियज, क्राउन एंड ग्लोरी। ये अलग अलग शब्द हैं। राइस एंड करी, अब राइस एंड करी इज माई लंच की आर माई लंच? इज माई लंच। क्लियर। लेकिन अगर कोई दुकान पे हो कि राइस एंड करी इज नॉट अवेलेबल की आर नॉट अवेलेबल? आर नॉट अवेलेबल। हैमर एंड सिकल आर नॉट अवेलेबल। लेकिन एक साथ अगर बोल दिया जाए तो एक साथ जब एक को इस्तेमाल करेंगे तो हैमर एंड सिकल इज का इस्तेमाल हो जाएगा। सबका हिंदी बता दूं। देखो, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड समझते हो, बटर। राइस एंड करी, जैसे राइस और चावल हो गया करी खाने का। हैमर एंड सिकल यानी कि छीनी हथौड़ी, एक साथ बोलते हैं छीनी और हथौड़ी। स्लो एंड स्टडी, कहते हैं स्लो एंड स्टडी विन द रेस की विंस द रेस? विंस द रेस। एक कहावत भी कहा जाता है कि धीरे 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 लगातार, जैसे कछुए और उसकी कहानी सुना होगा आपने, खरगोश की। तो खरगोश धीरे 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 आगे बढ़ता है, तो उसी को कहते हैं स्लो एंड स्टडी विन द रेस, नहीं विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी इज बेनिफिशियल की आर बेनिफिशियल? इज बेन। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सत्य और ईमानदारी, यानी कि सत्य और ईमानदारी। हॉर्स एंड कैरियज, तो हॉर्स मतलब घोड़ा और कैरियज का ढोने वाला, यानी उसका जो जो पीछे वाला जो होता है कैरियज। क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन में तख्त और ताज, यानी कि क्राउन और ग्लोरी मतलब खुशियां, यानी कि खुशियां और ताज, ताज और खुशियां, यानी ताज और खुशी एक साथ आता है। क्लियर। सारे शब्द हो गए नोट? जल्दी से नोट करो। चलिए और देखो, दिखाता हूं। और जैसे राइज एंड फॉल, गिरना चढ़ना, यानी उतार चढ़ाव, राइज एंड फॉल। आना जाना, नहीं आना जाना लगा रखा है, आना जाना। तो कमिंग एंड गोइंग। यहां देखो, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, चीखना और चिल्लाना। स्क्रीमिंग मतलब यानी कि किसी चीज पे चीखना, और शाउटिंग का मतलब होता है चिल्लाना, यानी चीखना और चिल्लाना। देखो यहां पर लिखा है एज एंड एक्सपीरियंस, कहते हैं कि एज एंड एक्सपीरियंस कम्स टुगेदर, यानी कि एज, उम्र और तजुर्बा एक साथ आता है। जैसे जैसे किसी की उम्र बढ़ती है वैसे उसे तजुर्बा आने लगता है। ये लिखा है अंग्रेजों ने, और उसको ये नहीं पता है कि भारत की ऐसी क्रांतिकारी धरती है कि अष्टावक्र जैसे 14 साल का लड़का महाजनक की सभा में जाके और आचार्य को शास्त्रार्थ में हराता है, और ये दिखाता है एज एंड एक्सपीरियंस कम्स टुगेदर। यानी कि ये कहता है क्या कि एज और एक्सपीरियंस यानी कि उम्र के साथ अनुभव आएगा। जरूरी है? जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको 16 साल की उम्र में ही महाज्ञान की प्राप्ति हो जाए और 55 साल की उम्र में आप ढक्कन ही रहो, ये जरूरी नहीं है। यानी एज एंड एक्सपीरियंस, अब लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा। एज एंड एक्सपीरियंस बताओ, कम टुगेदर की कम्स टुगेदर? कम्स टुगेदर। अब देखो एग्स एंड बेकन, एग्स एंड बेकन। अब एग का मतलब अंडा, यानी अंडा और मांस, यानी अंडा और मांस। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लंबा छोटा, यानी लंबा और छोटा। बैग एंड बैगेज, यानी बोरिया बिस्तरा, यानी बैग एंड बैगेज। सारा हो गया। यानी राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, एग्स एंड बेकन, लॉन्ग एंड शॉर्ट, बैग एंड बैगेज। हमेशा और भी कुछ होते हैं इसीलिए लगा दिया ETC, और भी बहुत सारे हैं। पानी और पूरी,
ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे नहीं जब एक साथ बोलते हो आप लोग, आना जाना, उठना बैठना, तो इन सब का इस्तेमाल एक जैसा करते हैं, यानी एक जैसा। चिंटुआ मिंटुआ नहीं बोलते हैं, चिंकी मिंकी, पतल पतल गिलास। अच्छा, एक बोल रहा है कि सर जी बाबू सोना। तो दिमाग इसी चीज में उलझा रहता है। हाँ, गोलू बोलू। हाँ एग्जैक्टली बोल सकते हो। मैं अगर अब हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जिस स्ट्रक्चर से ये चल रहा है उसी स्ट्रक्चर से वो भी है। तो जब दो चीजों का इस्तेमाल हम एक जैसा करेंगे, तो एक जैसा करने पर, ये एक जैसा जब करने पर दोनों का इस्तेमाल तो सिंगुलर बन जाएगा। तो इन सारे शब्दों के बाद सिंगुलर करेंगे, और वही मैं आपको लिखा था, ध्यान दो, नहीं लिखा हूं ये वाला नाउन हो या प्रोनाउन हो। प्रोनाउन तो खास करके नहीं, यहां पर है नाउन और प्रोनाउन। यानी कि नाउन अगर है जैसे ब्रेड एंड बटर, तो मिल के क्या हो गए, सिंगुलर। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखो ध्यान से, चलो ध्यान दो यहां पे। जैसे मैंने लिखा ऑल हो, मेनी हो, सम हो, बोथ हो, सेवरल हो, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इन सारे शब्दों के बाद ध्यान देना कि इन सारे शब्दों के बाद अगर यहां पर नाउन लगा रहे हो तो नाउन होगा प्लूरल, और प्लस वर्ब क्या लेगा, प्लूरल। जैसे बताओ, ऑल बॉय की ऑल बॉयज, ऑल बॉयज। इज रीडिंग की आर रीडिंग, आर रीडिंग, यानी ऑल बॉयज आर रीडिंग। तो ऑल के साथ बॉय नहीं बॉयज, इज नहीं आर। इन सारे शब्दों को नोट कर लेना। जैसे सेवरल पीस नहीं सेवरल पीसेज। सम, अब बताया था ऑल का मतलब 100 और सम का मतलब 20, यानी कि ऑल तो 100 बॉयज, सम है तो सम बॉय नहीं सम बॉयज, सम गर्ल नहीं सम गर्ल्स। और नीचे ये है द फ्यू, द फ्यू, यानी अ फ्यू तो कराया था ना, ये तो उस टाइम ही बताया था कि फ्यू पेन नहीं फ्यू पेन्स, यानी अ फ्यू पेन नहीं अ फ्यू पेन्स, द फ्यू पेन नहीं द फ्यू पेन्स। जैसे नहीं बोलते हो कि सेवरल पीसेस, सेवरल पीस नहीं सेवरल पीसेस। बोथ, अब बोथ बॉय नहीं बोथ बॉयज, क्योंकि बोथ आता है दो के लिए, और दो के लिए बताओ टू बॉय की टू बॉयज, बॉयज। सम हो गया। इन सारे शब्दों के बाद हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नाउन प्लूरल और प्लस वर्ब भी प्लूरल। आगे बढ़ जाएं, नोट हो गया? आगे बढ़ो, ध्यान दो। यहां मेनी में और मच का यूज समझो, ध्यान देना। मेनी है और मच है, मेनी का इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल के साथ, काउंटेबल के साथ मेनी, और मच का इस्तेमाल किसके साथ, अनकाउंटेबल के साथ। क्लियर है? अब देखो एक इसका स्पेशल कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो लिखे हो, देखो इस लिस्ट में मेनी है कि नहीं? तो पहले रूल के हिसाब से ये कहता है कि मेनी के बाद नी जो है ये होता है प्लूरल, और प्लस वर्ब क्या लेगा, प्लूरल। क्लियर है? अब एक चीज और समझ लो, मैंने अगर बोला मेनी, लेकिन मेनी के बाद मैंने लिख दिया मेनी अ प्लस नाउन। अब मेनी के बाद ए लिखा, उसके बाद नाउन लिख दिया, तो ध्यान देना कि इसके बाद हमेशा जो वर्ब लगाओगे वो क्या लगाओगे, सिंगुलर, यानी हमेशा सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे। नाउन भी सिंगुलर, वर्ब क्यों सिंगुलर होता है, नाउन सिंगुलर होने से। यानी कि मेनी अगर ए लग गया तो फिर सिंगुलर बना देता है। नोट हो गया? यानी मेनी और मच का सिर्फ इतना यूज है कि मेनी के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन होगा, और मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगा। और मेनी ए अगर लग गया तो सिंगुलर बना देता है। आ जाओ देयर का यूज देख लो। देयर का यूज हालांकि बता चुका हूं मैं आपको। देयर मैंने बोला, अगर मैंने यहां पर लिखा देयर, तो बताओ देयर के बाद इज आएगा कि देयर के बाद आर आएगा? आर में कितने लोग हैं, हाथ उठाओ। नहीं बता सकते, ये बताया था।
जैसे देयर इज, मैंने लिख दिया सम बॉयज, अब बताओ इज होगा, यहां काट के आर करना पड़ेगा। और देयर आर ओनली वन, आर होगा, इज होगा। यानी ये कहने का मतलब है कि देयर के बाद जो आर होगा, देयर के बाद जो इज होगा, ये देयर के हिसाब से नहीं, उसके पहले यानी उसके बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन के हिसाब से। क्लियर है? यानी यहां पर जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसके हिसाब से यहां इज और आर को लगाएंगे, क्योंकि ये फॉल्स सब्जेक्ट होता है। हु के साथ ये बता चुका हूं। क्लियर है? बताओ यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलिए आज की कहानी को यहीं विराम देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। कल क्लास है। नहीं, कल क्लास है 4 बजे से। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन चलेगा, ऑफलाइन यहीं पर। और कल प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए एब्सेंट होने की कोशिश मत करना। इसी टाइम 4 बजे से ही।